अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान। आप देखें यूट्यूब चैनल नाज़रीन, बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे चलते हैं नेशनल टॉपिक पे। तो नेशनल टॉपिक हम वो बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे हम NA 133 में जो होने वाला ज़मीनी इंतखाब है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही अहम है और बहुत ही क्रूशल कंपटीशन है बिटवीन PTI एंड PMLN। तो देखते हैं कि इस मार्के में जो है कौन फतह याब होता है, जो कि 5 दिसंबर को जो है वो होने जा रहा है। और देखते हैं कि इस नशिस्त पे जो है कौन कौन से उम्मीदवार किस किस पार्टी से जो है वो इंतखाब जो है वो लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन होने वाला है इस नशिस्त पे। तो आप देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो दूसरे टॉपिक वो भी बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत ही अहम कानून साजी जो है वो करना चाहते हैं पार्लियामेंट से, जो कि वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, आई वोटिंग के हवाले से। और इसमें बताया चाहते हैं कि इसमें हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो क्यों रिलक्टेंट हैं या क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। तो इसमें हम बातचीत करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो इत्तेहादी जमातों के जो जायज़ मुतालबात हैं उसको भी नज़र दोहराएंगे। और ये भी देखेंगे कि जो उनके दीगर मुतालबात उस पर भी हम देखेंगे कि हुकूमत जब किस हद तक जो है वो अब चलते थे, क्योंकि ये बहुत ही अहम कानून साजी है और उसको जितना जल्दी हो सके जो है वो मुमकिन बनाया जाए। और इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल में, ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों के कोशिश करके अपोजिशन जमातों को भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान मिले, ताकि एक मुतफ़क्का कानून साजी जो है वो अमल में लाई जा सके और बासानी जो है वो इसको कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से जो है वो मंजूर करवाया जा सके। तो इसके साथ चलते हैं हम तीसरा टॉपिक जो है वो भी बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे महंगाई के हवाले से। इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई की लहर जो है वो इस वक्त अरूज पे है। और इसमें एक और बात बताते चलूँ आपको बहुत ही अहम है, वो ये है कि इस वक्त एक मखसूस अंदाज में जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर से ये जो कैंपेन जो है ये चलाई जा रही है। और उसमें आपको पता चले कि इसमें अमेरिकन मीडिया जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है और अमेरिकी TV चैनल जो है वो और अमेरिकी अखबार जो है वो इस वक्त बढ़ा चढ़ा के जो है वो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसमें 2-3 बड़े अखबार हैं अमेरिका के और TV चैनल्स भी हैं, जो कि इस वक्त जो है वो हुकूमत मुखालिफ जो एजेंडे पर जो है वो काम कर रहे हैं या हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं। तो पता चला कि इसमें 2-3 मरूफ जो हैं अमेरिकी अखबार, जिसमें दी गार्डियन है और इसके और भी बहुत से चैनल्स और अखबार जो हैं वो सब भरपूर अंदाज में जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो हुकूमत मुखालिफ जो है वो एक यानी कि तहरीक को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वाले हुकूमत को बाखबर रहना चाहिए, भी रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों जो है ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत जो है वो एक हुकूमत जो है डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें मैं नज़र दोहराएंगे और ये भी देखेंगे कि इस सारे सूरत हाल में जो है हुकूमत इस सारे मामलों कैसे हैंडल करती है। और साथ साथ जो एक और बहुत ही अहम टॉपिक है उस पर भी हम नज़र दोहराएंगे और उसका भी हम डिस्कस करेंगे, वो है कि हम मुल्क की इकॉनमी को जो है वो किस तरह से जो है वो बेहतर कर सकते हैं और इसमें क्या चीज़ें जो है वो इस वक्त इंतहाई अशद ज़रूरत है, जिस पर भी हम नजर आएंगे। और ये भी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपनी दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को जो है वो सीधा करने में, इसको स्टेबलाइज़ करने में। और अगर ये कोरोना पेंडेमिक ना होता तो शायद ये इकॉनमी जो थी अब ये टेक ऑफ की पोजीशन में होती है। तो अब इस पर भी हम नजर आएंगे। और साथ से जो इंटरनेशनल पोजीशन वो भी बहुत ही अहम है, उसमें हम बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। तो अमेरिका जो है वो सब अपनी जो है वो अपनी इंटरनल रिकवरी में लगा हुआ है उस वक्त सॉरी और जो बाइडेन साहब जो है वो उस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से अमेरिकी इकॉनमी को बचाया जा सके उस आलमी बहरान से, जो कि पूरी दुनिया को चैलेंज दरपेश है। और अमेरिकी साथ जो है वो सब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनकी शिपिंग इंडस्ट्री है या जो उनकी जो कहते हैं आप कह लेंगे पोर्ट इंडस्ट्री कह लें, जो कि उनकी बैकबोन समझी जाती है अमेरिका की, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिकी सदर को खुद जाना पड़ रहा है कि ये चीज़ें ओपन करवाने के लिए, इन चीज़ों को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए ट्रेड को, जो शिपिंग जो पूरी दुनिया में जो उनकी शिप माल जाना है या जो भी है उसको रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से कोरोना पेंडेमिक में जो था वो ये इंडस्ट्री को जो हिट हुआ था। तो अब देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को बचा पाते हैं या फिर वो क्या करते हैं। तो ये भी आने दिन देखना बाकी है। और जहाँ तक बात रही मोदी साहब की और खालिस्तान की, तो मोदी साहब जो है वो उस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक एजेंडे पे जो है वो कार्यफरमा है। और मैं हैरान हूँ कि कुछ बॉलीवुड के जो अदाकार और अदाकाराएँ हैं जो है वो अंधाधुंध जो है वो तकलीद कर रही हैं इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और मोदी जो है वो उनको एक गड्ढे में लेके जा रहा है, ना सिर्फ उनको बल्कि अपनी 1.5 अरब आबादी को जो है वो एक अंधे कुएँ में लेके जा रहा है। और मैं हैरान हूँ कि कोई भी जो है उसको रोकने वाला नहीं है, कोई भी उसको बताने वाला नहीं है।
मोदी जो है वो शायद अब देखिए इंडियन एक्ट्रेसेस के बयान देख लें तो वो बयान भी अजीबोगरीबी हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है वो एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम जो गांधी ने जो आज़ादी ली थी वो भीख में आज़ादी ली थी, हमें जो असल आज़ादी मिली है इंडिया को जो असल आज़ादी मिली है वो मिली है 2014 में, यानी कि जब मोदी के आने के बाद। तो ये बयान क्या ज़ाहिर करता है और इनके आगे क्या अज़ाइम है और माइनॉरिटीज़ में इंडिया के साथ क्या होने वाला है आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में, तो ये उसकी अक्कासी करता है। और हालांकि बीजेपी के एक छोटे लेवल के जो रैंक के जो वो नुमाइंदा था उसने तो वैसे इस बयान की मज़म्मत किया, लेकिन ये उस सोच की अक्कासी करता है जो कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अगले कुछ सालों में इंडिया में। तो अब देखते हैं कि ये फ्यूचर में क्या होता है और माइनॉरिटीज़ जो है वो इंडिया में वो अपना फ्यूचर जो है कैसे सिक्योर कर पाती हैं, और क्या इंडिया में जो भी समझदार अफराद हैं क्या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं या वो बिल्कुल ही हाथ छोड़ के बैठ गए हैं, तो ये भी आने वाले दिन में देखना जो बाकी है। सो खैर इन सब बातों के नज़र हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत ही हैं, तो उसमें हम बात करेंगे NA-133 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है इस वक्त NA-133 में, जो कि 5 दिसंबर को जो है वो होने जा रहा है। और देखते हैं कि इसमें कौन सी पार्टी का जो उम्मीदवार है, और आपको बता चलूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हैं असलम गिल साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर कैंडिडेट हैं। और देखते हैं कि वो इस वाले असलम गिल की भी भरपूर कैंपेन जब जारी शारी है NA-133 में, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट इस हल्के में इस नशिस्त पर जो उन्होंने अपॉइंट किया वो किया है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को, जो कि जिनकी नशिस्त खाली हुई थी। परवेज़ मलिक साहब की जो नशिस्त खाली थी उनकी अहलियाँ हैं ये बेसिकली शाइस्ता परवेज़ मलिक, जो कि इस नशिस्त पे जो है कंटेस्ट करने जा रही हैं मुस्लिम नून की सीट पे। तो अब देखते हैं कि क्या वो कामयाब हो पाती हैं या फिर पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं असलम गिल साहब वो कामयाब होते हैं, या फिर जो PTI के कैंडिडेट हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, तो क्या वो इस नशिस्त पे कामयाब हो पाते हैं, तो ये भी आने वाले दिन देखना बाकी है। और अभी आप देखें तो इस वाले से जो PTI कैंडिडेट के जो कागजात नामजदगी हैं वो उस वक्त गोम की कैफियत का शिकार है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एतराज़ात उठाए थे जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जो तायद कुनिंदा है और जो तस्दीक कुनिंदा है इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागजात नामजदगी जो जिन्होंने तस्दीक किया, जिन्होंने इसकी तायद किया, वो इस हल्के के रिहायशी नहीं है जिस हल्के से ये कंटेस्ट करने जा रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब। तो वैसे तो इस जमशेद इकबाल चीमा साहब ने इन इल्ज़ाम की तर्दीद की है, उन्होंने कहा है कि बल्कि इस इक़दाम को चैलेंज भी किया उन्होंने हाई कोर्ट में। अब देखना है कि हाई कोर्ट जब इस वाले से क्या फैसला देती है, और क्या जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा की जो कागजात नामजदगी है वो क्या कहते हैं कि मंजूर होते हैं या फिर वो रिजेक्ट रहते हैं, तो ये भी देखने बाकी है। और इसमें मैं भी आपको बात चाहता हूँ कि PTI ने एक अपने दीगर कैंडिडेट्स क्यों नहीं इस हल्के में डिप्लॉय किया, या इसमें उन्होंने कागजात नामजद क्यों नहीं जमा करा PTI ने अपने दीगर कैंडिडेट्स के बैकअप कैंडिडेट्स के, तो ये मैं हैरान हूँ। इस वाले से टाइम जो है बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और PTI की इलेक्शन कैंपेन जो है वो इस वक्त अभी तक शुरू नहीं हो सकी है प्रॉपर तरीके से। हालांकि मुस्लिम नून और जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो इस हल्के में चला रही हैं, और PTI को भी चाहिए कि वो अपना एक फाइनल कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट कम से कम आवाम को तो पता होना कि इस हल्के से उनका PTI का कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस वक्त कंटेस्ट करने जा रहा है। तो इस वाले से PTI को जो है वो जल्द से जल्द कोई फैसला करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। और अगर फैसला होता भी है, अगर वो इंतज़ार करने फैसले का, तो कम से कम इंतखाबी मुहिम जो है वो तो कम से कम चलानी चाहिए, और देखिए कि क्या क्या आवाम के मसाइल हैं इस हल्के में। और ये नशिस्त जो है वो इस वक्त बेसिकली बड़ा ही टफ कंपटीशन जो है होने जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अपने इन मामलों पे जो है वो काबू पा लेगी और अपने एक भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है इस हल्के में जो है वो चलाई जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर जो है वो बस करीब ही आती जा रही है। और 5 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि क्या मुस्लिम नून की कैंडिडेट शाइस्ता परवेज़ मलिक जो है वो इस पर कामयाब हो पाती हैं, या फिर पीपल्स पार्टी कैंडिडेट असलम गिल साहब जो हैं वो कामयाब हो पाते हैं, या फिर PTI के जो भी कैंडिडेट जो हैं जिनका भी फैसला होना है तो क्या वो कामयाब होते हैं। तो ये भी आने वाले दिन में देखने जो भी बाकी है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक वो भी बहुत ही अहम है, उसमें हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के वाले से। तो इस वाले से हुआ कुछ यूँ है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल जो है वो इस वक्त पास करवाना चाहते थे नेशनल असम्बली से और सेनेट से। तो उसमें एक बिल जो था वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी था, जो कि बहुत ही अहम है और वक्त की इंतहाई अशद ज़रूरत है, और इस बिल को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर होना चाहिए। और इस वाले से जो है वो जितनी भी इसमें जो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, हुकूमत चाहिए कि उनके जायज़ मुतालबा जो उनको भी सुनना चाहिए, ना सुनना चाहिए बल्कि अगर वो मुमकिन है तो उनको हल भी किया जाए। और बाकी जो दीगर मुतालबा है उनको बेशक जो आपको लगता है कि वो मुतालबा जो है वो जायज़ नहीं है तो उनको ज़ाहिर बात है कि उनको आप पूरा नहीं कर सकते, उनको टोटली रिजेक्ट करें।
लेकिन जो जायज़ मुतालबा, जैसे कि मुस्लिम काफ कहती है कि हमें इलेक्टोरल फॉर्म्स के हवाले से जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे साथ मुशावरत ही नहीं की गई एज ए इत्तेहादी, तो हम कैसे इसके ऊपर जो है वो एक दिन में जो है वो वोट दे दें। तो अब इस वाले से अगर मुस्लिम काफ का सिर्फ ये मुतालबा है तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो फिर मुस्लिम काफ को जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में ले और उनको इस इलेक्टोरल फॉर्म्स के ऊपर जो है ब्रीफिंग दे, उनको बताए कि ये चीज़ें हैं और इस वजह से इस तरीके से जो है वो इलेक्टोरल फॉर्म्स में जो है ये तब्दीलियाँ लेके आने लगी हैं ताकि उनके खदशात और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो सकें। और वैसे भी अपोजिशन जमातों को भी इस वाले से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही इत्तेहादी जमातों को इस वाले से किसी किस्म के गुम कैफियत का शिकार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल फॉर्म्स में जो बुनियादी मकसद है इसमें वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ईवीएम को, यानी कि आइंदा जनरल इलेक्शन में। उसके साथ साथ जो है आई वोटिंग का जो राइट है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की वो भी फराहम किया जाएगा। तो इस वाले से अपोजिशन जमातों को और इत्तेहादी जमातों को इस वाले किसी किस्म में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वोट कम हो जाएगा या हमारा ये कुछ हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो इस वाले से क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उतना ही हक बनता है कि वो भी पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में जो है वो हिस्सा लें, अपना वो हिस्सा डालें, अपना वोट डालें और इसमें इंतखाबी अमल में जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो इस वाले से अपोजिशन को चाहिए कि वो अगर उनकी कोई अच्छी तजवीज़ हैं या उनकी जो तजवीज़ है वो भी अपनी तजवीज़ प्रोवाइड करें हुकूमत को, ताकि मिल बैठ के जो है वो एक काबिल अमल जो है हल जो है वो तलाश किया जा सके। और साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इस हवाले से अपनी जो है वो मस्बत इनपुट जो है वो इसमें देना चाहिए, ना कि ये कि अलग से जो है वो कहते हैं कि वो नाराज़ होकर साइड में आप बैठ जाएँ, आप कहें जी कि भाई हमारे से मुशावरत नहीं किया, तो ये नहीं। तो आपको भी पता है, आप अगर आपको लगता है कि कोई आपसे नहीं, तो आप खुद जाके उस अमल में पार्टिसिपेट कर लें जाके, कि हमें भी बताया जाए कि ये बिल क्या है या इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें कोई इनवाइट करेगा तो हम जाएंगे, तो इस तरह से अगर आपको कोई इनवाइट नहीं भी करा तो आप खुद इसमें दिलचस्पी लें, खुद जाके आप देखें कि ये बिल किस वाले से या इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इस वाले से आप गवर्नमेंट ने जो है वो एक बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है, बहुत ही अच्छा फैसला किया है। उसमें उन्होंने किया कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास जो बुलाया था हुकूमत ने, वो उस वक्त मुलतवी कर दिया है कुछ दिनों के लिए। और इसमें उन्होंने अपोजिशन को भी दावत दी है कि वो आए, अपना हुकूमत से बैठे और अपनी जो तजवीज़ हैं वो हुकूमत के साथ शेयर करे, और हुकूमत भी जो है वो अपोजिशन के साथ मिल बैठने के लिए तैयार है। और दोनों जो है इलेक्टोरल फॉर्म्स के ऊपर जो है वो अपनी तजवीज़ हैं वो शेयर करेंगे, और इस वाले से एक मुत्तफ़िका जो है बिल जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। तो देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो इस वाले से अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करती है या नहीं, तो ये भी आने वाले दिनों में देखना जो है वो भी बाकी है। और जहाँ तक बात है कि ये बिल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बिल जो है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये इलेक्टोरल फॉर्म्स अभी ना किए तो आपको फ्यूचर में मज़ीद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और फिर जो पिछले 20 सालों से या 30 सालों से जो आप सुनते आ रहे हैं कि धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम इनको ज़बरदस्त लेके आ गया, ये किया गया, वो किया गया, तो इस तरह से ये शोर जो है ये थम जाएगा अगर ये इलेक्टोरल फॉर्म्स जो है ये इस दफ़ा हो जाती हैं और एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नफाज जो है वो अमल में लाया जाता है। और साथ साथ जो दीगर आई वोटिंग का जो राइट है वो मुस्लिम पाकिस्तान को दिया जाता है। तो इससे ना सिर्फ ये अपोजिशन जमातों को भी फ़ायदा होगा बल्कि हुकूमत को, बल्कि इससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। पूरे मुल्क में जो जमहूरियत की बुनियादें हैं वो मजबूत होंगी और मुस्तहकम होंगी, और साथ साथ ना सिर्फ ये होगा बल्कि आवाम को भी जो है वो एक सुख और चैन का सांस लेने का मौका मिलेगा, और आवाम भी जो है वो फिर कह सकेंगे कि वाकई ये इंतखाबात जो हैं ये इसमें ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं और इसमें किसी किस्म का भी धांधली का कोई भी शाइबा तक नहीं है। तो आप देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो इस वाले से क्या रिस्पॉन्स देती है, और जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी हुकूमत का इत्तेहादी जमातें हैं वो भी किस हद तक जो है हुकूमत से ताउन करती भी आने वाले दिन में देखना चाहिए बाकी है। और साथ साथ जहाँ तक बात रही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी चाहिए कि ये तो एक साइड पर हो गया इलेक्टोरल फॉर्म्स वाला मामला। अब जो बेसिक इस वक्त जो जिसके ऊपर जो अपोजिशन जो है वो शो मचा रही है कि महंगाई हो गई है, ये आ गया, ये वो हो गया, जैसे इकॉनमी ये है वो ये है, जो भी अपोजिशन जो है वो बता रही है। तो आपको एक बात बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि वो उसके ऊपर जो है वो स्पेशल फोकस करें, और साथ साथ उन अफराद से ब्रीफिंग लें जो कि आपके इस वक्त कैबिनेट में मौजूद हैं, बल्कि आप उन अफराद से भी ब्रीफिंग लें जो कि इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी टीम में शामिल नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट जो हैं ज़रा एनालिस्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी आप राय लें। उनसे भी आप देखें कि क्या ये जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं
ये दुरुस्त हैं, या ये जो आपकी उनसे भी इनपुट लें कि उन वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या सजेशंस देते हैं आपको इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और दूसरी चीज़ों को जो है इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए और दीगर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो उनकी भी राय लेना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर में चाहिए उनसे भी लें। और साथ साथ एक बात चलूँ कि जो 70 साल की जो आपकी बुनियाद है इकोनॉमी की, उसको ठीक कर आप 3 साल में ठीक नहीं कर सकते। और जहाँ जब एक बुनियाद ही टेढ़ी हो या एक इकोनॉमी की बुनियाद ही गलत बिल्डिंग ही एक पीसा टावर की तरह बनी हो, तो उसको ठीक करने में भी सही बात है कि आपको टाइम लगेगा। आपको उसको पहले टेक्निकल तरीके से जो है वो आपने उस इमारत को सीधा करना है। वैसे तो पीसा टावर बिल्कुल सीधा हो चुका हुआ है, यानी कि पहले जिस झुकी हुई इमारत थी। तो इकोनॉमी को बिल्कुल इसी तरह ही टेक्निकल तरीके से जो है उसको सीधा करना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि उसकी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। और साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आप किन किन सेक्टर्स में, किन किन शोबाजात में जो है वो आपने इसको सपोर्ट करना है, उसमें आपने ध्यान देना है और उसको किस तरह से आपने उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी है उसकी, और किस तरह से आपने किन किन सेक्टर्स में जाके आपने अपना प्रेशर डालना है, उसको स्नब करना है या उसको आपने श्रिंक करना है। जैसे कि आपने इंपोर्ट को कंट्रोल करना है और इंपोर्ट को जो है इंपोर्ट का बैलेंस जो है उसको करना है, और एक्सपोर्ट्स को जो है आपने इंक्रीज़ करना है। वैसे मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एक जिससे माशरे जो है वो एक शायद जो है वो माशरे जो है वो एक मस्पर सही डिगर में जो है वो जा सकती हैं। तो आपको मैं बताया था कि प्राइम मिनिस्टर में चाहिए कि वो तमाम जो गैर जानबदार जो है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय लें। और उनसे भी ये नहीं कि उनसे ये कहें कि आप मुझे राय नहीं, बल्कि आप उनसे ये कहें कि मुझे सोल्यूशन बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या आपके ज़हन में क्या बनता है। क्योंकि कोई आप जब भी किसी से राय मांगते हैं तो वो आपको बताता है कि आप ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह करें। तो कोई भी जब वो सोल्यूशन नहीं बताता, वो सिर्फ अपनी बातें करके जो है वो चला जाता है। लेकिन आप सोल्यूशन ओरिएंटेड जो लोग हैं उनसे जो है आप पूछें कि इसका हल एक्चुअली में क्या है। तो आप उनसे जब राय लेंगे तो उनसे सोल्यूशन पूछें कि व्हाट इज़ द राइट सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। सो अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाले से जहाँ तक बात है कि ये जो इकोनॉमी के वाले से ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हुकूमत जो आज गई कल गई, ये क्या वो क्या, तो ये शोर मच कहाँ से रहा है और ये इसके पीछे बैन अवी इस एजेंडे को कौन प्रमोट कर रहा है और किन किन न्यूज़ चैनल से। ये मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर के मुल्क के न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से बाहर के मुल्क के न्यूज़ चैनल हैं उस चीज़ को हवा दे रहे हैं, इसकी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या फ़रोग दे रहे हैं। तो मैं बता चाहूँ कि कुछ अमेरिका बड़े बड़े अमेरिकी अखबार जो हैं वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो उस वक्त कंपेन, बाकायदा कंपेन नहीं कहूँगा, उसकी कंपेन की शूरत में जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं इशूज़ को और बता रहे हैं कि वो इसमें गलत रिपोर्टिंग या मनफी रिपोर्टिंग जो है वो उस वक्त जारी हो सारी है अमेरिकन मीडिया में भी। और आपको पता चला कि दी गार्डियन अखबार जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा था कि उसने भी ऐसी खबर लगाई हुई थी जो कि बता रही थी कि उस एजेंडे को आश्कार कर रही थी, जो कि वो वहाँ पे जो कुछ कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करती हैं, तो उस एजेंडे को वो ज़ाहिर कर रही थी कि किस तरह से गैर मुल्की अखबारात और टीवी चैनल्स जो हैं वो ख़ास तौर पर अमेरिका के जो है वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है इकोनॉमी ये है वो महंगाई के हवाले से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये बता चलो कि वहाँ से किस तरह से ये इस चीज़ को हवा दी जा रही है। तो जहाँ तक बात रही क्या वाकई में हर साल पाकिस्तान जो है वो IMF पे तो जानते, तो आपको एक बात बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों की लहर जो है वो आपको पता है किसने चढ़ाई है, कैसे चढ़ी है और किस किस के दौर में कितने कितने कर्ज़े जो है वो चढ़ाए गए थे। क्योंकि अब हमने वो कर्ज़े वापस करने हैं और वो कर्ज़े हमने हर सूरत में वापस करने हैं, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट जो है वो किसी सूरत भी जो है वो नहीं कर सकते और हमें वो कर्ज़े वापस करने के लिए जो है वो मज़ीद कर्ज़े जो है वो लेने पड़ते हैं। और उस कर्ज़े लेने के लिए हमें सिर्फ एक ही इदारा जो है वो मेन इदारा जो है जब वो अप्रूवल दे देते तो फिर जो नीचे छोटे छोटे इदारे होते हैं वो भी आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आसानी से जो है वो कर्जा जो है वो दे देते हैं। जैसे कि एक मेन इदारा IMF है, वो जब आपको ग्रीन सिग्नल दे देता है, यानी कि वो आपका लोन जो है या वो जो आपको डेप्ट यानी कि आपको लोन जब अप्रूव कर देता है, तो फिर नीचे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वो भी आपको आसानी से जो है वो कर्जा जो है वो फराहम कर देते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अब तेज़ी के साथ जो है वो IMF फ्री इकोनॉमी जो है उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करे और साथ साथ जो है जिससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो IMF से के चुंगल से ना सिर्फ आज़ाद हो सके, बल्कि हमें किसी दूसरे मुल्क से जो है वो भी मदद मांगने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। तो पिछले 40 साल से जो इकोनॉमी को जो एक कर्ज़ों के बुनियाद पर चलाया जा रहा था उसको पाँव पे खड़ा करने में अब टाइम लगेगा
और ज़ाहिर बात है कि आप 3 सालों में तो आप ये नहीं कर सकते ना कि आप कोई जादू की छड़ी ला के आप सिर्फ घुमा के आप ये कह दें कि जी ये स्टील मिल भी ठीक हो गई, पीआई भी ठीक हो गई, दूसरी चीज़ें भी ठीक हो गई, ये भी सब हो गया, वो डॉलर भी ठीक हो गया, ये भी हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली इन चीज़ों को ठीक करने में आपको बेसिक जो है आप जो रूट कॉजेज़ हैं उनको ऊपर जाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि इसका सलूशन क्या है। बेसिकली हम जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सलूशंस की तरफ जाते हैं। जो पिछली माजी की हुकूमतें भी जो थी वो ये थी कि शॉर्ट टर्म सलूशन की तरफ चली गई, जैसे कि डॉलर पर चलेगा तो उसको मसनूई तरीके से रोक लिया, ठीक है। फिर वो एक्सपोर्ट्स को मसनूई तरीके से बूस्ट कर दिया, यानी कि वो फिर कर्ज़ा ले लिया आईएमएफ से, फीस ना कर लिया। तो इससे छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म सलूशन थे उसकी तरफ जाते थे। किसी ने भी लॉन्ग टर्म सलूशंस की तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी कि पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करना है, डेट फ्री इकॉनमी करनी है और इसके अलावा जो आईएमएफ फ्री इकॉनमी करनी है और साथ साथ जो दीगर स्टेप्स थे उनकी तरफ यानी कि जाना था, लेकिन और एक्सपोर्ट लाइट इकॉनमी करनी है। तो किसी ने भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी और बेहतरीन मौके माजी की हुकूमतों को मिले कि वो यानी कि इन्वेस्टर्स को पास में लेके आ सकते थे, लेकिन अच्छे खासे जो मौके थे उनको ना सिर्फ ज़ाया किया गया माजी में। और अब जो है इस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हंगामी बुनियादों पर जो है वो ऐसे इक़दाम के ऊपर तवज्जो दे जिससे पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। और जो कर्ज़ों से जो है वो बेसिकली पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो डेट फ्री इकॉनमी जो है वो उसमें कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान को जो है वो अपने पाँव पे जो है वो खड़ा किया जाए, क्योंकि अगर आप सर उठा के चलना चाहते हैं तो आपको एक डेट फ्री इकॉनमी की तरफ जो है वो जाना होगा। और इसमें लेकिन आपको फिर बात बता दूँ कि इसमें टाइम लगता है। इसमें ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि 2 सालों में ही आप जो है वो 40 सालों का मैसेज जो है वो ठीक करते हैं, या आप 40 सालों का जो मैसेज है वो आप 2 सालों में ठीक। हालांकि माजी में इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ जो थी या जो चीज़ें होती रही तो उसके ऊपर किसी ने कोई सवाल तक नहीं किया, लेकिन अब जो है वो ये इस तरह से एकदम से जो है वो शो मचा देगा। तो प्राइम मिनिस्टर में ख़त्म चाहिए कि वैसे से अफवाहों पे काम ना धरें और ये ना देखें कि इस वक्त क्या अफवाहें फैलाई जा रही कि हुकूमत आज गई तो कल ये इत्तेहादी जो है वो, तो इत्तेहादियों के जो जायज़ मुतालबात उनको ना सिर्फ फुलफ़िल किया जाए, उनके ऊपर ना सिर्फ उनको सुना जाए बल्कि उनको हल भी किया जाए और उनको साथ लेके चला जाए और साथ साथ जो है उनके मसाइल के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान ने आगे ही जाना है और इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का एक मौजज़ा है और पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो इंशाअल्लाह ताबनाक और शानदार है। तो इसका चलते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स में बहुत ही हम टॉपिक्स में बात करेंगे। जो बाइडेन साहब जो है उस वक्त अमेरिकन इकॉनमी को बचाने के लिए सर तौर कोशिशें कर रहे हैं और अमेरिकन इकॉनमी को जो है वो सब जो कोरोना की वजह से जो इकॉनमी थी वो एक गंभीर सूरत का शिकार हो चुकी थी अमेरिका में। और अमेरिका चूँकि ये यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका ने और दीगर ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी इकॉनमी कंप्लीट शट डाउन कर दी थी, यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, जिसकी वजह से इनका जो कहते हैं कि हर सेक्टर जो था वो बंद हो गया था और इनका जो कहते हैं कि वो डिमांड और सप्लाई का सेक्शन है, इनके ट्रांसपोर्ट का सेक्शन जो था वो कम्प्लीटली बंद हो गया था, जिसकी वजह से एक क्योस बर्पा हो गया था, एक यानी कि एक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से और जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था उनकी इकॉनमी पर पड़ा था कि इकॉनमी का पहिया ही एकदम रुक गया था। तो उसको दोबारा चलाने में जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा अगर एक मोटर बंद हो जाए या एक इंजन बंद हो जाए तो उसको दोबारा स्टार्ट करने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, उसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है और उसको फिर आप दोबारा चलाने में, दोबारा से उसको साइकिल बनाने में उसको बड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता चल गया कि मैंने अगर जल्द से जल्द अमेरिकन इकॉनमी को रीओपन ना किया तो फिर अमेरिका का जो फ्यूचर है वो फिर अनसर्टेनिटी की तरफ जा सकता है। तो इस वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो है वो खुद जो है वो पोर्ट्स का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसको दोबारा से खोला जाए और उसकी ट्रेड जो है वो बहाल की जाए, क्योंकि अब जो बाइडेन साहब को पता चल गया कि अमेरिकन इकॉनमी जो है वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो एंटर हो चुकी है। और अब जो बाइडेन साहब जो है वो अवसर तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो तमाम सेक्टर्स को जो है वो रीओपन किया जाए और जो कोरोना की वजह से जो बहुत बड़ा माशी नुकसान जो अमेरिका को फेस करना पड़ा था उससे निजात हासिल की जा सके। तो इसके साथ
जो दीगर अमेरिका जो है वो अब इंटरनली जो है अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि ये वो किस हद तक जो है जो पाकिस्तान जो उसमें कामयाब हो पाती हैं। और साथ ही जहाँ तक बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी डेढ़ अरब आबादी को जो है वो एक अंधे कुएँ की तरफ लेके जा रहे हैं, और कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कि वो आगे जो है वो डेड एंड है, और वो बस अंधी तकलीद करते हुए मोदी के पीछे जो है वो जाई जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस की, मैं हैरान हूँ कि इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो अभी भी मोदी की जो है वो कहते हैं कि मोदी के पीछे चली जा रही हैं। और कुछ जो रिनाउंड एक्ट्रेसेस जो थी बॉलीवुड की, उन्होंने भी अब मोदी के हक़ में जो एक बयान दिया, मैं हैरान हूँ कि कैसा बयान दिया उन्होंने। अब एक मशहूर एक्ट्रेस है कंगना रनौत साहिबा, जो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुतनाज़ बयान अभी रिसेंटली उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो गांधी ने जो आज़ादी ली थी वो भीख थी, और जो हमें असल आज़ादी मिली है वो मिली है 2014 में, यानी कि मोदी के आने के बाद। तो ये बहुत ही हैरानकुन बयान था, और इस बयान के बाद जो इंडिया में हंगामा बरपा हुआ वो ना ख़त्म होने वाला है। और इस वाले से लेकिन इसके बावजूद जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है वो एक मामूली सा जो है बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस बयान की मज़म्मत करते हैं, हालांकि उनके कहने पे ही जो है मुबैन तौर पर जो है ये बयान जो है दिलवाया गया है कंगना रनौत से। और इस बयान का मकसद क्या था, और इसका इम्पेक्ट क्या होगा, और क्या मैसेज था, और माइनॉरिटीज़ को क्या मैसेज था, और अब माइनॉरिटीज़ और इंडिया का इंडियन माइनॉरिटीज़ का फ्यूचर क्या है इंडिया में, तो ये भी आप सबको वाज़ेह हो जाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि उनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मोदी के, और अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग मैस अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, which should be controlled by sensible people in India, but I don't think so that sensible people will now take a bold step or will try to stop the RSS neo-Nazi RSS मोदी। सो इन्हीं दुआओं के साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफ़िज़।